और कई स्टूडेंट्स ने इवन ये भी कहा कि जेफरी एप्स्टीन स्कूल में इवन कई लड़कियों को फ्लर्ट भी करता था। बट अचानक से 1993 में पता ये चलता है कि टावर्स फाइनेंशियल नाम की कंपनी कोई बिजनेस नहीं बल्कि सिर्फ एक पोंजी स्कीम चला रही थी। जेफरी एप्स्टीन की लाइफ में अब तक ज़्यादा पैसा नहीं आया था, लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरीके से टर्न हो जाती है जब वो लेसी वेक्सनर से मिलता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 1991 में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे सबका दिमाग हिल जाता है। मैक्सवेल बीच बीच में अडल्ट जोक्स भी क्रैक करती थी और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए अपने कपड़े तक उतारती थी। और जैसे ही कोई लड़की एप्स्टीन के पास जाती थी तो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था। लेकिन 10 साल बाद कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से जेफरी एप्स्टीन का पूरा साम्राज्य खत्म होने वाला था। देखिए, एप्स्टीन फाइल्स क्या है ये हम सब जानते ही है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि जेफरी एप्स्टीन ने इतना बड़ा एम्पायर आखिर खड़ा कैसे किया। जेफरी एप्स्टीन के पास ना ही कोई कंपनी थी और ना ही उसका कोई प्रोडक्ट था, फिर भी उसके पास इतना पैसा आया कहाँ से कि उसने अपना खुद का आइलैंड खरीद लिया और उस पर वाइल्ड पार्टीज ऑर्गेनाइज करने लगा। और आखिर ये सारे बिलियनियर्स और पॉलिटिशियन इस आइलैंड पर कर क्या रहे थे, और जेफरी एप्स्टीन ने ऐसी क्या चीज़ें की कि उसके बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, रॉयल्स और इलाइट्स के साथ कनेक्शन बन गए। इन सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो के एंड तक मिल जाएंगे, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। ईयर 1971, जेफरी एप्स्टीन के पास कोई भी कॉलेज डिग्री नहीं थी क्योंकि वो एक कॉलेज ड्रॉप आउट था। फिर भी ईयर 1974 में न्यूयॉर्क के डाल्टन स्कूल में जेफरी एप्स्टीन मैथ्स और फिजिक्स का टीचर बन जाता है। और डाल्टन स्कूल कोई ऐसी वैसी स्कूल नहीं थी, यहाँ पर सिर्फ इलाइट्स के बच्चे ही पढ़ते थे। आज के टाइम के अकॉर्डिंग डाल्टन स्कूल की फीस है $50,000 पर ईयर। एप्स्टीन जब स्कूल में था तब से ही उसका अंडर एज फीमेल स्टूडेंट्स की तरफ बिहेवियर इनअप्रोप्रिएट था। वो कॉन्स्टेंटली उनकी तरफ अटेंशन देता रहता था। और कई स्टूडेंट्स ने इवन ये भी कहा कि जेफरी एप्स्टीन स्कूल में इवन कई लड़कियों को फ्लर्ट भी करता था। बट ईयर 1976 में जेफरी एप्स्टीन को डाल्टन स्कूल से डिसमिस कर दिया जाता है। इसका रीज़न ये दिया जाता है कि जेफरी एप्स्टीन का टीचिंग परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर था। बट गेस व्हाट, जेफरी एप्स्टीन जो इस स्कूल में करने आया था वो चीज़ वो कर चुका था। फीमेल स्टूडेंट्स को फ्लर्ट करना नहीं बल्कि रिच लोगों के साथ कनेक्शन बनाना। अमेरिका की एक बहुत बड़ी कंपनी बेयर स्टीम्स के सीईओ एलन ग्रीनबर्ग का बेटा डाल्टन स्कूल में पढ़ता था। स्कूल में एक दिन ग्रीनबर्ग जेफरी एप्स्टीन के पर्सनैलिटी से बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो चुके थे, इसलिए जब जेफरी एप्स्टीन को स्कूल से निकाला गया था तो ग्रीनबर्ग ने उसे बेयर स्टीम्स में एज असिस्टेंट ऑफ फ्लोर ट्रेडर की जॉब दे दी थी। अब ये चीज़ सुनने में बहुत ज़्यादा वियर्ड लगती है क्योंकि जिस इंसान के पास कॉलेज डिग्री तक नहीं थी उसे एक बहुत बड़ी कंपनी में जॉब मिल जाती है। और तो और सिर्फ 4 साल के बाद जेफरी एप्स्टीन जूनियर असिस्टेंट से प्रमोट होकर बेयर स्टीम्स का लिमिटेड पार्टनर बन जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली 1 साल बाद जेफरी एप्स्टीन को कुछ रीज़न की वजह से फायर कर दिया जाता है। बट अगेन माना यह जाता है कि जेफरी एप्स्टीन जो इस कंपनी से सीखने आया था वो चीज़ वो सीख चुका था कि अमीरों का पैसा कैसे छुपाया जाता है और टैक्सेस को लीगली कैसे बचाया जाता है। बेयर स्टीम से निकलने के बाद साल 1980s में जेफरी एप्स्टीन टावर्स फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन नाम की कंपनी के साथ जुड़ जाता है। इस कंपनी में वो रिच लोगों के पैसे मैनेज करता था, मनी लॉन्ड्रिंग करता था और अपने क्लाइंट्स को कंसल्टेंसी भी प्रोवाइड करता था। एप्स्टीन इस टाइम पर कई सारे फेक पासपोर्ट की मदद से इंटरनेशनली ट्रैवल भी कर रहा था। वो कई सारे रिच क्लाइंट्स का पैसा मैनेज कर रहा था जिसकी वजह से उसकी जान को खतरा था और वो कभी भी किडनैप हो सकता था। और सेफली ट्रैवल करने के लिए वो फेक पासपोर्ट्स का यूज़ करता था। सब कुछ सही चल ही रहा था, बट अचानक से 1993 में पता ये चलता है कि टावर्स फाइनेंशियल नाम की कंपनी कोई बिजनेस नहीं बल्कि सिर्फ एक पोंजी स्कीम चला रही थी। बट यहाँ पर भी एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ होती है। एप्स्टीन का बिजनेस पार्टनर हॉफनबर्ग को तो इस स्कैम की वजह से 20 साल की जेल हो जाती है, लेकिन जेफरी एप्स्टीन के ऊपर कोई भी चार्जेस नहीं लगता है और वो छूट जाता है क्योंकि जेफरी एप्स्टीन 3 साल पहले ही इस कंपनी को छोड़ चुका था। लेकिन फिर भी वो कहीं ना कहीं स्कैम में इन्वॉल्व तो था ही, कंपनी छोड़ने से पहले ही, लेकिन वो हॉफनबर्ग के साथ कहीं ना कहीं स्कैम में इन्वॉल्व था, फिर भी उसको छोड़ दिया जाता है। जेफरी एप्स्टीन की लाइफ में अब तक ज़्यादा पैसा नहीं आया था, लेकिन उसकी लाइफ पूरी तरीके से टर्न हो जाती है जब वो लेसी वेक्सनर से मिलता है। लेसी वेक्सनर 1993 के टाइम का एक बहुत ही रिच बिजनेसमैन था। वाइल्ड बर्न, बाथ एंड बेबी वर्क्स, लेन बरियान और कई सारी ऐसी ब्रांड्स लेसी वेक्सनर के थे। ईयर 1986 में जेफरी एप्स्टीन पहली बार वेक्सनर से मिलता है और कुछ टाइम बाद ही वेक्सनर एप्स्टीन को एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर हायर भी कर लेता है। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन 1991 में कुछ ऐसी चीज़ होती है जिससे सबका दिमाग हिल जाता है। वेक्सनर जेफरी एप्स्टीन को अपनी फुल पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांट कर देता है। फुल पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है कि अब जेफरी एप्स्टीन वेक्सनर के पैसे और प्रॉपर्टीज़ के साथ कुछ भी कर सकता है। वो नए लोगों को हायर कर सकता है, चेक्स पर साइन कर सकता है, मनी बोरो कर सकता है और इवन वेक्सनर की पर्सनल प्रॉपर्टीज़ को बाय या सेल भी कर सकता है। देखो, वेक्सनर एक बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट बिजनेसमैन था, लेकिन फिर भी उसने ऐसा डिसीजन क्यों लिया कि जिस इंसान को ठीक से जानता तक नहीं था और
और जिसके पास एक कॉलेज डिग्री तक नहीं है उसको अपनी फुल पावर ऑफ अटॉर्नी ग्रांट कर देना, इसका क्लियर रीजन तो आज तक पता नहीं चल पाया है। जेफरी एप्स्टीन अब वेक्सनर के मनी और पर्सनल प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहा था और उसी टाइम पर वो कई सारे मॉडल्स को डेट भी कर रहा था, इंक्लूडिंग स्टैके विलियम्स। एप्स्टीन अब बिलियनर बनने से सिर्फ एक स्टेप दूर था। ईयर 1988 में जेफरी एप्स्टीन ने अपनी खुद की एक कंपनी बनाई थी, जे एप्स्टीन एंड कंपनी। अब वो उसी कंपनी का नाम बदलकर फाइनेंशियल ट्रस्ट कंपनी रख देता है और वेक्सनर के कई ब्रांड्स और अपनी कंपनी के साथ वो यूएस के वर्जिन आइलैंड पर शिफ्ट हो जाता है। ऐसा करने से अमेरिका के कुछ रूल्स के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स 90% तक रिड्यूस किया जा सकता है, वो भी लीगली, और अमेरिकन बैंक्स का एक्सेस भी बढ़ जाता है। जहाँ पर नॉर्मल टैक्स रेट 38.5% थी, वहीं पर वर्जिन आइलैंड पर शिफ्ट होने की वजह से टैक्स रेट सिर्फ 4% रह गई। और कुछ ही सालों में जेफरी एप्स्टीन ने टैक्स बचाकर $300 मिलियन कमा लिए थे और अब उसके पास अंधा पैसा आ चुका था। एक बात बताना तो भूल ही गया कि ये जो वर्जिन आइलैंड है ये वही आइलैंड है जहाँ पर आगे चलकर 14 से 18 साल की मासूम लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था। अब देखो, जेफरी एप्स्टीन के पास पैसा तो बहुत आ चुका था, लेकिन उसके बड़े बड़े लोगों के साथ कनेक्शन नहीं थे। बट एक लड़की की वजह से पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इलाइट्स और रॉयल्स के साथ एप्स्टीन अब उठने बैठने लगता है और वो लड़की थी गिलेन मैक्सवेल। बट आखिर ये लड़की थी कौन और इस लड़की की वजह से जेफरी एप्स्टीन के कनेक्शन कैसे बिल्ड हुए, इसको अच्छे से समझने के लिए स्टोरी में थोड़ा सा पीछे चलता है। रॉबर्ट मैक्सवेल एक मीडिया टाइकून बिजनेसमैन था। डेली मिरर, एमटीवी इन यूरोप, द लंदन डेली न्यूज़, ऐसे बड़े बड़े न्यूज़पेपर को मैक्सवेल ओन करता था और इवन लेट 1980s में रॉबर्ट मैक्सवेल ने $2 बिलियन में यूएस बेस्ड MC मिलियन पब्लिशर को भी खरीद लिया था। रॉबर्ट मैक्सवेल के पॉलिटिशियंस, रॉयल्स और इलाइट्स के साथ अच्छे कनेक्शन थे और गिलेन मैक्सवेल रॉबर्ट की ही बेटी थी और वो हर वक्त रॉबर्ट के साथ ही रहती थी, इसलिए बचपन से ही गिलेन मैक्सवेल के बड़े बड़े लोगों के साथ अच्छे कनेक्शन बन चुके थे। बट एट द सेम टाइम रॉबर्ट मैक्सवेल एक स्पाई भी थे। उनके इजरायली इंटेलिजेंस M16, KGB और MSAD ग्रुप के साथ लिंक पाए जाते हैं और 1991 में अचानक से रॉबर्ट मैक्सवेल की डेथ हो जाती है और माना ही जाता है कि वो एक स्पाई थे, इसलिए उनकी डेथ नहीं हुई थी बल्कि उनका मर्डर किया गया था। रॉबर्ट मैक्सवेल की मौत के बाद उनकी कई सारी कंपनीज मार्केट में स्ट्रगल करना शुरू कर देती है और डेप्थ में चली जाती है और धीरे धीरे करके पूरा बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। अब जो डेप्थ था वो उनके बेटों को चुकाना था, लेकिन उनके बेटों के पास पैसा था ही नहीं और इसी टाइम पर गिलेन मैक्सवेल उनकी फैमिली से अलग हो जाती है एंड एट द सेम टाइम वो जेफरी एप्स्टीन को डेट करना शुरू कर देती है। जेफरी एप्स्टीन के पास पैसा था और गिलेन मैक्सवेल के पास कनेक्शन। मनी और कनेक्शन की मदद से इन दोनों की जोड़ी आगे कुछ ऐसा करने वाली थी जो किसी ने सोचा भी नहीं था। गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन को हाई प्रोफाइल लोगों के साथ मिलवाती है। डोनाल्ड ट्रंप, प्रिंस ऑफ इंग्लैंड, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलाम, बिन क्लिंटन, प्रिंस एंड्रयू और भी कई सारे ऐसे बड़े बड़े लोगों के साथ गिलेन मैक्सवेल एप्स्टीन को मिलवाती है। एप्स्टीन अपने आइलैंड पर वाइल्ड पार्टीज ऑर्गेनाइज करता था और इन सारे बिलियनर्स को इन पार्टीज में इन्वाइट करता था और जो लोग एप्स्टीन को ठीक से जानते तक नहीं थे अब वो उसके अच्छे दोस्त बन जाते हैं। अब एप्स्टीन और मैक्सवेल ने बड़े बड़े बिलियनर्स को अपने आइलैंड पर तो बुला लिया, बट आखिर क्वेश्चन ये आता है कि एप्स्टीन और मैक्सवेल अपने आइलैंड पर लड़कियों को कैसे लाते थे। अब होता यह था कि मैक्सवेल कुछ ऐसी लड़कियों को आइडेंटिफाई करती थी जो कि प्रॉब्लम में नजर आ रही है और जिनको पैसे की ज़रूरत है। मैक्सवेल उन लड़कियों से फ्रेंडशिप करती थी और उनको शॉपिंग करवाती थी। मैक्सवेल बीच बीच में अडल्ट जोक्स भी क्रैक करती थी और चीज़ों को नॉर्मलाइज करने के लिए अपने कपड़े तक उतारती थी और उन लड़कियों का पूरी तरीके से ब्रेन वॉश करने के बाद मैक्सवेल उन्हें एप्स्टीन के पास ले जाती थी, ये कहकर कि तुम्हें उनकी मसाज करनी है जिसके तुमको पैसे भी मिलेंगे। और जैसे ही कोई लड़की एप्स्टीन के पास जाती थी तो उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया जाता था। मार्च 2005 की बात है। पाम बीच की पुलिस के पास एक केस आता है कि एक 14 साल की लड़की को मसाज के बहाने बुलाकर उसको सेक्सुअली अब्यूज़ किया गया। पुलिस तुरंत ही जेफरी एप्स्टीन के खिलाफ 13 महीने की अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन करती है। कई सारे विक्टिम्स का इंटरव्यू लिया जाता है और जब पुलिस एप्स्टीन के घर की इन्वेस्टिगेशन करती है तो उन्हें कई सारे हिडन कैमराज मिलते हैं जिसमें बहुत सारी लड़कियों की फ़ोटोज़ और वीडियोज़ मिलती है और फाइनली जुलाई 2006 में जेफरी एप्स्टीन को 18 महीने की जेल हो जाती है। लेकिन ये कोई रियल जेल नहीं थी। जेफरी एप्स्टीन को हाउस अरेस्ट में रखा गया था जहाँ पर वो दिन भर बाहर रह के अपने सारे काम कर सकता है और सिर्फ वापस सोने के लिए आता था। इस टाइम पर वो अपने प्राइवेट जेट में भी सफ़र करता था और कभी कभी मज़े लेने के लिए अपने आइलैंड पर भी जाता था। मीन्स जेफरी एप्स्टीन वो हर चीज़ कर सकता था जो वो पहले करता था। और 13 महीने बाद जेफरी एप्स्टीन को जेल से रिहा कर दिया जाता है। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 13 महीने। जेल तो 18 महीने की हुई थी लेकिन जेफरी एप्स्टीन को 13 महीने बाद ही छोड़ दिया जाता है।
जेल से निकलने के बाद एप्स्टीन फिर से वही करने लगता है जो वो पहले करता था। अपने आइलैंड पर वाइल्ड पार्टीज़ ऑर्गेनाइज करता था और बड़े बड़े लोगों को उसमें इनवाइट करता था और साथ ही में 14 से 18 साल की लड़कियों को सेक्सुअली अब्यूज़ करता था। और ये सब वो कंटिन्यूसली कई सालों तक करता रहता है। लेकिन 10 साल बाद कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसकी वजह से जेफरी एप्स्टीन का पूरा साम्राज्य खत्म होने वाला था और बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बिजनेसमैन, इलाइट्स और रॉयल्स की इज्जत खतरे में पड़ जाती है। दिसंबर 2018 मीडिया में सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स रिलीज की जाती है जिसका नाम था परवर्जन ऑफ जस्टिस। और इस रिपोर्ट में एप्स्टीन के सारे काली करतूतों के बारे में लिखा था। हुआ ये था कि मियामी हेराल्ड की एक न्यूज़ रिपोर्टर जूली ब्राउन, जब 2009 में एप्स्टीन को जेल से रिहा कर दिया जाता है और वो केस पूरी तरीके से क्लोज हो जाता है, तब जूली ब्राउन इस केस को डीपली स्टडी करती है और एक सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स रेडी करती है। जूली ने 80 से भी ज़्यादा विक्टिम्स को आइडेंटिफाई किया और 8 विक्टिम्स का इंटरव्यू भी लिया। मीडिया में ये सीरीज ऑफ रिपोर्ट्स रिलीज होने के बाद तहलका मच जाता है और फिर से जेफरी एप्स्टीन को अरेस्ट कर लिया जाता है। एप्स्टीन के आइलैंड पर से हज़ारों फोटोज़ और वीडियोज़ मिलती है और जेफरी एप्स्टीन ने कई सारे बिलियंस को मेल भी किए थे। ये सारी फ़ोटोज़, वीडियोज़, मेल और कई सारी चीज़ें मिलाकर एप्स्टीन फाइल्स बनती है। अब जेफरी एप्स्टीन अरेस्ट हो चुका था और गवर्नमेंट के पास एप्स्टीन फाइल्स भी मौजूद थी, तो ये आसानी से पता चल सकता था कि सेक्स ट्रैफिकिंग की रैकेट में कौन कौन शामिल है। लेकिन ऐसा तब हो पाता जब जेफरी एप्स्टीन जिंदा रहता। 10 अगस्त की रात को जेफरी एप्स्टीन अपने ही प्रिजन में मरा हुआ पाया जाता है। लेकिन आखिर जेफरी एप्स्टीन मरा कैसे है, इसको समझने के लिए स्टोरी में और थोड़ा सा पीछे चलते हैं। जेफरी एप्स्टीन के अरेस्ट होने के बाद वो बेल मिलने के लिए बार बार कोर्ट में अपील कर रहा था, लेकिन कोर्ट उसकी सारी अपील्स को रिजेक्ट कर देता है और 23 जुलाई की रात को जेफरी एप्स्टीन अपने प्रिजन में बेहोश पाया जाता है और उसके नेक पर इंजरी भी थी, मानो उसने एक सुसाइड अटेम्प्ट किया था। इसलिए जेफरी एप्स्टीन को वहाँ से हटाकर सुसाइड वॉच में रखा जाता है, जहाँ पर जेफरी के साथ एक और प्रिजनर मौजूद था और बाहर 2 गार्ड्स भी रखे जाते हैं जो हर 30 मिनट में ये चेक करते थे कि एप्स्टीन ठीक है या फिर नहीं। और सेल के जस्ट बाहर 2 कैमरास भी लगे हुए थे। बट 10 अगस्त की रात को कुछ ऐसा होता है जो किसी ने सोचा भी नहीं था। 10 अगस्त के एक दिन पहले जेफरी एप्स्टीन के साथ वाले प्रिजनर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाता है। अब जेफरी एप्स्टीन अपने प्रिजन में अकेला था और उस रात एक बहुत ही शॉकिंग चीज़ होती है। जो दोनों गार्ड्स बाहर मौजूद थे वो 3 घंटे तक जेफरी एप्स्टीन को चेक ही नहीं करते हैं कि वो ठीक है या फिर नहीं। और जब वो सुबह 6:30 बजे जेफरी एप्स्टीन को चेक करने जाते हैं तो जेफरी एप्स्टीन मरा हुआ पाया जाता है। एप्स्टीन ने बेडशीट का फंदा बनाकर फांसी ले ली थी एंड दिस वॉज अ सुसाइड। बट जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन की जाती है तो कुछ ऐसी शॉकिंग चीज़ें बाहर निकलती है जिससे पता ये चलता है कि एक सुसाइड नहीं बल्कि एक वेल प्लान मर्डर था। क्योंकि उस रात की जब फुटेज चेक की जाती है तो बीच की क्लिप्स मिसिंग थी, यानी कि कुछ टाइम के लिए कैमरा माल फंक्शन कर गया था। और ऐसा भी नहीं था कि जेफरी एप्स्टीन जीना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर उसे सुसाइड ही करनी थी तो वो अपने बेल मिलने के लिए कोर्ट में बार बार अपील करता ही क्यों। और ऐसा कोइंसिडेंट कैसे हो सकता है कि दोनों कैमरास खराब हो जाए और गार्ड्स उसी रात गहरी नींद में चले जाएं और एक दिन पहले जेफरी एप्स्टीन के साथ वाले प्रिजनर को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाए। बाद में माइकल बैडन, जो कि एक बहुत ही फेमस डॉक्टर है, वो अपना स्टेटमेंट देते हैं कि जेफरी एप्स्टीन का हाइपोइड बोन टूटा हुआ था, जो कि जनरली सुसाइड करने पर नहीं टूटता है। उन्होंने कहा कि ये जो बोन है वो तभी टूटता है जब किसी दूसरे ने गला घोंटकर मारा हो। और सुसाइड केसेस में ये हाइपोइड बोन का टूटना बहुत ही ज़्यादा रेयर होता है। और तो और जो जेफरी एप्स्टीन का सेल था वो बहुत ही ज़्यादा छोटा था, जहाँ पर सिर्फ नी के बल ही सुसाइड की जा सकती थी, जो कि बहुत ही दर्दनाक मौत होती है। देखिए, इसके बाद कई सारी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, लेकिन ये कभी पता चल ही नहीं पाता है कि ये एक मर्डर था या फिर एक सुसाइड। और एप्स्टीन फाइल्स में के वीडियोस और फोटोज अब ज़्यादा ज़रूरी है। अब ये ज़्यादा ज़रूरी था कि एप्स्टीन फाइल्स में किस किस का नाम है और कौन कौन इस सेक्स ट्रैफिकिंग की रैकेट में शामिल था। इसके बाद एप्स्टीन फाइल्स को लेकर पब्लिक में बहुत ज़्यादा बवाल हो जाता है और मीडिया के और लोगों के प्रेशर के चलते गवर्नमेंट को धीरे धीरे एप्स्टीन फाइल्स के कुछ डॉक्यूमेंट्स रिलीज करनी ही पड़ती है। और इसके बाद की स्टोरी आपको पता ही है कि किसका नाम सामने आया, कौन सी डॉक्यूमेंट रिलीज की गई, कब की गई। ये सारी चीज़ें आपने न्यूज़ में या यूट्यूब में देखी होंगी। मेरा मकसद इस वीडियो से आपको बस ये बताना था कि जेफरी एप्स्टीन ने आखिर इतना बड़ा एम्पायर बिल्ड कैसे किया और आखिर ये एप्स्टीन फाइल्स बनी कैसे। एंड आई होप सो आपको ये पूरी स्टोरी अच्छे से समझ में आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ताकि और भी लोग इसके बारे में जान सके। तो मिलता हूँ मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी और आपके समय के लिए शुक्रिया।